वेडिंग बैंक्वेट के दिन मेरी फियांसे का व्हाइट मूनलाइट अचानक वहां आ गया। सेरेमनी शुरू होने से ठीक पहले व्हाइट मूनलाइट और मेरी फियांसे दोनों गायब हो गए। मैंने पागलों की तरह हर जगह उन्हें ढूंढा और आखिरकार पार्किंग लॉट में मेरी टक्कर झांग वांचिंग से हुई, जो उस व्हाइट मूनलाइट को किस करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सफेद ड्रेस जमीन पर पड़ी थी, उसके नंगे पैर पीले और ठंडे पड़े हुए थे और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ये चेन, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, फिर तुमने बाई चिंगचेन को क्यों चुना? मुझे मारो, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए मैं उसकी टांगों के पास झुक गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आना चाहिए था। मैं यह सगाई तोड़ रहा हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़ो। कोई मुश्किल नहीं है। हमारी सिर्फ एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। उसने मुझे छुआ तक नहीं है। तुम ही मेरा इंतजार कर रहे थे। झांग वांचिंग ने सिर हिलाया और सुई चेन ने उसका चेहरा सहलाया। मैंने अपनी जेब में रखे रिंग बॉक्स को छुआ, खुद पर तंज कसते हुए मुस्कुराया। मुझे सब कुछ बेहद बेतुका लग रहा था। 3 घंटे की मेरी चिंता आखिरकार एक मजाक बनकर रह गई थी। मैं बिना कोई एक्सप्रेशन दिए मुड़ा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बैंक्वेट हॉल में वापस आने पर बाई के पिता आगे बढ़े, मेरे ठंडे एक्सप्रेशन को देखा और भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या हुआ? वांचिंग कहाँ है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बाई के पिता ने सिर हिलाया। फिर तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? तुम्हारी सगाई हो रही है, थोड़ा खुश हो जाओ। मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। खुश? मैं खुश क्यों नहीं हूंगा? बाई के पिता ने आह भरी और मेरे कंधे को थपथपाया। तुम तो खुश हो, लेकिन तुम्हारी माँ इतनी गुस्सा हो गई कि अपना आपा खो बैठी और यहां आई भी नहीं। जब सगाई तय हो ही चुकी है तो मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। होस्ट द्वारा अपना सेटअप पूरा करने के बाद झांग वांचिंग आखिरकार देर से पहुंची और अपने साथ सुई चेन को ले आई। झांग के पिता, जो काफी तगड़े और रोबीले थे, उन्होंने कड़े एक्सप्रेशन के साथ उसे डांटा। तुम बच्ची कहाँ चली गई थी? इतनी देर क्यों कर दी? झांग की मां ने सुई चेन को देखा और कंफ्यूजन में पूछा, ये कौन है? ये मेरा भाई है। झांग के पिता ने गुस्से में डांटा और जोर दिया, ये किस तरह का बिहेवियर है? एक दूसरे को खींचना और पकड़ना। उसे छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से स्टेज पर जाओ। चिंगचेन को इंतजार मत कराओ। झांग वांचिंग मुड़ी और सुईचेन से धीरे से बोली, यहां थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। ओके। अगले ही सेकंड झांग वांचिंग का एक्सप्रेशन प्यार से बदलकर एकदम ठंडा हो गया और वह स्टेज की तरफ बढ़ गई। बाई के पिता का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने हमेशा इस शादी का विरोध किया था, लेकिन मैंने ही जिद की थी। इस बुजुर्ग कपल ने उसे समझाने की अनगिनत कोशिशें की, लेकिन सब बेकार रहा और आखिरकार उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। इस झांग वांचिंग में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे और वह ऐसे मौके पर भी लेट आई थी। मुझे सच में नहीं पता कि तुमने उसमें क्या देखा। मैंने स्टेज की तरफ देखा, हल्की सी स्माइल दी, अपनी जेबों में हाथ डाले और धीरे धीरे ऊपर चला गया। झांग वांचिंग ने मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं किया। उसकी नजरें ऑडियंस में मौजूद सुई चेन पर टिकी थीं और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले प्राइवेट में सुई चेन ने उससे कहा था कि वह चाहती है कि उसकी सगाई मुझसे हो जाए। झांग वांचिंग ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा तो सुई चेन ने बस एक बकवास जवाब दिया। मुझे यह सब बहुत एक्साइटिंग लगा। सिर्फ इसलिए कि सुई चेन ऐसा चाहता था, झांग वांचिंग तुरंत मान गई। उसकी बॉडी स्टेज पर थी, लेकिन उसका दिल पहले ही सुई चेन के पास जा चुका था। जैसे ही होस्ट माइक उठाने वाला था, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे छीन लिया। इस हरकत से पूरे हॉल में हंगामा मच गया और मेहमान कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। मैं माइक को अपने होठों के पास लाया। डियर गेस्ट्स, मेरी एंगेजमेंट बैंक्वेट में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं यह सगाई नहीं करने जा रहा हूं। झांग के पिता गुस्से से कांपती आवाज में खड़े हो गए। चिंगचेन, तुमने क्या कहा? तुम सगाई नहीं कर रहे हो? झांग की मां भी आनन फानन में खड़ी हो गई। उनका चेहरा घबराहट से भरा था। चिंगचेन, क्या हुआ? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? झांग वांचिंग भागकर मेरे सामने आई और एक्सप्लेनेशन मांगने लगी। बाई चिंगचेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ही थे जिसने सगाई तय की और तुम ही इसे तोड़ रहे हो। तुमने जानबूझकर पब्लिक में मेरी बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया है ना? उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैं एक तरफ हट गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक तेज आवाज के साथ झांग वांचिंग चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। झांग के पिता गुस्से में आगे भागे। उन्होंने और झांग की मां ने अपनी बेटी को उठाया और यह देखकर कि उसका आधा चेहरा सूजकर लाल हो गया था, वे और भी अगबूला हो गए। मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाए, बाई चिंगचेन, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने वांचिंग पर हाथ उठाया। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और झांग के पिता को एक के बाद एक 4 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। ओल्ड मैन, मैंने कहा, क्या तुम्हें हर किसी पर अपनी धौंस जमाने की आदत हो गई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सीधे खड़े रहो। आखिरी थप्पड़ इतना जोरदार था कि झांग के पिता की बोलती बंद हो गई और वे तुरंत होश में आ गए।
वे जानते थे कि एस सिटी में झांग फैमिली की जो भी हैसियत थी वह पूरी तरह से बाई फैमिली के सपोर्ट की वजह से थी, और अब वे मुझसे ही इस तरह अकड़कर बात करने की हिम्मत कर रहे थे जो कि सुसाइडल था। झांग की माँ कांपती आवाज में खड़ी हुई। चिंगचेन, ये सब क्या हो रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने एक कुर्सी मंगवाई, पैर पर पैर रखकर बैठ गया और मेरा टोन काफी चैलेंजिंग था। मैंने तुम्हारी झांग फैमिली के साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया है ना? झांग के माता पिता ने एक दूसरे को देखा और जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मैं गुस्से में चिल्लाया जिससे वे कांप उठे। मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा था और अब तुम गूंगे बन गए हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने तंज कसा। जब मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया तो तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा क्यों दिया? झांग की मां का चेहरा हैरानी से भर गया। धोखा? चिंगचेन, क्या कोई गलत फहमी नहीं हो रही है? मैंने चुटकी बजाई और मेरे पीछे की बड़ी स्क्रीन तुरंत ऑन हो गई जिस पर एक वीडियो धीरे धीरे चलने लगा। एक गलत फहमी। झांग वांचिंग और सुईचेन के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। वह वीडियो उनकी सीक्रेट मुलाकात का था। अपने चेहरे के दर्द को इग्नोर करते हुए झांग वांचिंग स्क्रीन को बंद करने के लिए आगे भागी और जैसे ही वह चिल्लाई, मैंने अपने दाहिने हाथ से उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसे मत चलाओ, अभी बंद करो इसे, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। सबको देखने दो कि इस सिटी के झांग ग्रुप की वारिस कितनी नीच है। झांग वांचिंग ने मेरी पैंट का पैर पकड़ लिया और बेबसी से भीख मांगने लगी। चिंगचेन, चलो घर चलकर बात करते हैं, प्लीज ये वीडियो बंद कर दो। मैं नीचे बैठा, उसके बाल पकड़े और उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। डर लग रहा है? जब तुम अपने छोटे से आशिक को प्रोटेक्ट कर रही थी तब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था। जब मैं तुमसे प्यार करता था तब तुम मेरे सामने बहुत बेबाक बनती थी। अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारी औकात ही क्या है? वीडियो चलता रहा और उन दोनों की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। गेस्ट्स आपस में फुसफुसाने लगे और उंगलियां उठाने लगे, कुछ कह रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि झांग वांचिंग, जो इतनी शांत और शराफत से भरी दिखती है, वह इस तरह की इंसान निकलेगी। दूसरे कह रहे थे। बाई फैमिली के बड़े यंग मास्टर को धोखा मिलने के बाद अब झांग फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसी बीच किसी ने सुईचेन की तरफ इशारा किया और कहा, क्या यह वही आदमी नहीं है जो वीडियो में है? इसकी यहाँ रुकने की हिम्मत कैसे हुई? सुईचेन का चेहरा पीला पड़ गया और वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे आदमियों ने उसे रोक लिया और मेरे सामने जमीन पर पटक दिया। झांग वांचिंग उसे बचाने के लिए भागी। बाई चिंगचेन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे निपटो, उसे हाथ मत लगाना। मैंने तालियां बजाईं। मेरी सांसें बर्फ की तरह ठंडी थीं। देखो, ये है सच्चा प्यार। झांग के पिता, जो काफी हट्टे कट्टे थे, जल्दी से आगे बढ़े। चिंगचेन, ये मेरी गलती है कि मैंने इसे सही संस्कार नहीं दिए। मैं इस हरामजादे को यहाँ से ले जाता हूँ और इससे तुम्हारे सामने घुटने टिकवाकर माफी मंगवाता हूँ। झांग वांचिंग ने उनका हाथ झटक दिया और कड़े शब्दों में बोली, डैड, आप इस मामले में दखल मत दीजिए। मैं बाई चिंगचेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मैं ये चेन से प्यार करती हूँ। झांग कपल ने अपने सीने को थाम लिया और लगभग गिरने ही वाले थे। झांग की मां ने जल्दी से उन्हें संभाला और रोते हुए झांग वांचिंग को डांटा, तुम नालायक औलाद, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? चिंगचेन तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है। आप लोग मेरे साथ अच्छे सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि बाई फैमिली अमीर है। बाई फैमिली के बिना भी मैं और येचेन झांग फैमिली का बिजनेस संभाल सकते हैं। मैं खड़ा हुआ। मेरी नजर सु येचेन पर पड़ी और उसी पल मैंने उसके होठों पर एक स्माइल देखी। मैंने शांत होकर कहा, ठीक है, तो हमारी सगाई यहीं खत्म होती है। मैंने भी अपने होंठ सिकोड़े, सु येचेन की तरफ बढ़ा और मेरा रास्ता रोक रही झांग वांचिंग को साइड में धकेल दिया। मेरे रास्ते से हटो। मैं सु येचेन के पास गया, टेबल से एक चॉपस्टिक उठाई और पूछा, क्या तुम जानते हो यह क्या है? सु येचेन ने थूक गटका और बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे टेबल पर दबाया, उसकी उंगलियां फैलाईं और चॉपस्टिक को जोर से नीचे मारा, जिससे वह उसकी हथेली को छेदती हुई आर पार हो गई और फिर उसे झटके से बाहर खींच लिया। सु येचेन के मुंह से एक चीख निकली जो पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज गई। झांग वांचिंग भाग कर आई और उसे गले लगा लिया। मुझ पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, येचेन, तुम नीच इंसान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने घिन के मारे चॉपस्टिक को फेंक दिया और एक वेट वाइप से अपने हाथ पोंछे। कितनी बदकिस्मती है, मुझे एक थप्पड़ खाना पड़ा। मैं मुड़ा और वापस स्टेज पर गया, माइक उठाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने देखा कि मेरे और जांग फैमिली के बीच क्या हुआ। आज के बाद से जांग फैमिली और बाई फैमिली का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपका कोई पुराना हिसाब किताब बाकी है तो आप चुकता कर सकते हैं और अगर कोई शिकायत है तो दर्ज करा सकते हैं। इतना कहकर मैंने माइक नीचे फेंक दिया और मुड़कर चला गया। झांग फैमिली, जो बाई फैमिली के सपोर्ट के दम पर उड़ रही थी, उसने सालों से एस सिटी में कई काले कारनामे किए थे। अब जब उनका सपोर्ट खत्म हो चुका था तो कई लोग पहले से ही उन पर नजर गड़ाए हुए थे। हॉस्पिटल के वार्ड में सु येचेन बेड पर लेटा हुआ था। उसकी हथेली पर भारी पट्टी बंधी थी। झांग वांचिंग उसके पास बैठी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। सु येचेन ने अपनी आंखें खोली, उसे कसकर गले लगाया और मिन्नत की, वांचिंग, मुझे छोड़कर मत जाओ। झांग वांचिंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी।
सुयिचेन के चेहरे पर गिल्ट दिख रहा था। आई एम सो सॉरी, ये मेरी ही गलती है कि तुम्हारा और बाई चिंगचेन का ब्रेकअप हो गया। झांग वानचिंग ने उसे तसल्ली दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं उसे वैसे भी कभी पसंद नहीं करती थी। सुयिचेन का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने उसके होठों को चूम लिया। तभी झांग की मां गुस्से में तिलमिलाती हुई अंदर आई और झांग वानचिंग पर बरस पड़ी। झांग वानचिंग, तुम बेशर्म लड़की, तुम्हारे पिता बगल के कमरे में बेहोश पड़े हैं और तुम यहाँ इसके साथ रोमांस कर रही हो। उन्होंने झांग वानचिंग के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका सूझा हुआ गाल और भी बिगड़ गया। झांग वानचिंग ने भौहें सिकोड़ी और पलटकर जवाब दिया, मॉम, डॉक्टर ने कहा है कि डैड को गुस्से की वजह से हार्ट अटैक आया है। यिचेन का इतना खून बह गया है। अगर मैं इसके साथ रुक गई तो इसमें गलत क्या है? झांग की मां गुस्से से कांपने लगी। इसने तुम्हें कौन सा जादू टोना कर दिया है? तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। क्या अपनी खुशियों को चुनना कोई गलत बात है? मैं झांग फैमिली का बिजनेस संभाल सकती हूँ और मेरी मदद करने के लिए यिचेन मेरे साथ है। झांग की मां का दिल टूट गया और वे जाने के लिए मुड़ गईं। ठीक है, तुम इसी के साथ यहाँ रहो। सुयिचेन ने उनका हाथ खींचा और समझदार बनने का नाटक करते हुए बोला, वानचिंग, तुम अंकल को देखने जाओ, आंटी को और गुस्सा मत दिलाओ। झांग वानचिंग को बहुत अच्छा लगा और उसने उसे गले लगा लिया। यिचेन, तुम कितने अच्छे हो, मैं अब भी वापस आती हूँ। जैसे ही वह उठने वाली थी, सुयिचेन ने अचानक अपने हाथ को पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा। आह, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। झांग वानचिंग भागती हुई बाहर निकली। क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। उसके जाते ही सुयिचेन ने तुरंत अपना हाथ नीचे किया, आराम से बेड पर लेट गया और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ चालाकी भरी हुई थी। इसी बीच बाई ग्रुप की एस ब्रांच के जनरल मैनेजर के ऑफिस में मैं आराम से चाय पी रहा था। मेरी सेक्रेटरी चेनमो रिपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर आई। प्रेसिडेंट बाई, पता चला है कि सुयिचेन का सच में खून बहा था, लेकिन वह यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग 1200 से भी ऊपर है, पूरी तरह से बेकार और बेअसर है। मैंने डॉक्यूमेंट उठाया, उसके पन्ने पलटे और मजाक उड़ाया। मुझे लगा था कि वह कोई बड़ा ढाकड़ कैरेक्टर होगा, लेकिन यह तो सिर्फ मिट्टी का ढेला निकला। चेनमो ने पूछा, बाई सर, क्या कुछ करना है? जरूरत नहीं है, बस बैठो और तमाशा देखो। झांग वानचिंग ने पहले बाई फैमिली के दम पर बहुत से लोगों को परेशान किया था और अब जब उसका सपोर्ट खत्म हो गया है तो स्वाभाविक रूप से लोग उसके पीछे पड़ेंगे ही। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। बाई फैमिली के सपोर्ट के बिना कई छोटी कंपनियों ने झांग फैमिली के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पास फैमिली के रिसोर्सेज थे और उन्हें कोई बड़ा झटका नहीं लगा था, फिर भी झांग फैमिली पहले से ही पैनिक की सिचुएशन में आ चुकी थी। ऑफिस में सुवेई नाम के एक सबऑर्डिनेट ने एक डॉक्यूमेंट सौंपा। प्रेसिडेंट झांग, एक्सचेंज रेट कंपनी ने एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। झांग वानचिंग ने एटीट्यूड में डॉक्यूमेंट साइन किया। बहुत से लोग हैं जो झांग फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, उसने कहा, और सप्लायर्स के लिए फिर से टेंडर निकालने की बात फैला दी। सुवेई हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार सिर हिलाकर चली गई। सुवेई के जाने के बाद झांग वानचिंग के फोन पर बैंक का एक नोटिफिकेशन आया कि 8 मिलियन युआन से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसके तुरंत बाद वीचैट पर सुयिचेन का एक मैसेज आया जिसमें रोल्स रॉयस की फोटो थी। वानचिंग, क्या यह सुंदर है? झांग वानचिंग ने एक वॉइस मैसेज भेजा। उसकी टोन बहुत प्यार भरी थी। बहुत सुंदर है, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। सुयिचेन ने एक और मैसेज भेजा। मेरी नजर एक फेरारी पर भी है, क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? झांग वानचिंग ने हाथ हिलाया। बिल्कुल, खरीद लो। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बिडिंग का नोटिस जारी होने के बाद एक भी कंपनी साइन अप करने नहीं आई। इतना ही नहीं, कई पार्टनर्स ने एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी प्रोजेक्ट के होल्ड पर जाने से होने वाले नुकसान से काफी कम थी। झांग वानचिंग ने डॉक्यूमेंट्स जमीन पर फेंक दिए। उसका चेहरा गुस्से से ऐंठ गया। क्या यह बाई चिंगचेन का काम था? क्या वह बस इतना ही कर सकता है? जितना वह सोचती गई उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने अपना बैग उठाया और बाई ग्रुप की तरफ भाग खड़ी हुई। बाई ग्रुप की लॉबी में झांग वानचिंग ने प्रेसिडेंट की प्राइवेट लिफ्ट में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। ये प्रेसिडेंट की प्राइवेट लिफ्ट है, प्लीज उस तरफ से जाइए। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? सिक्योरिटी गार्ड ने तंज कसा। मैं प्रेसिडेंट झांग को पहचानता हूं, लेकिन प्रेसिडेंट बाई का ऑर्डर है कि झांग वानचिंग और कुत्तों का अंदर आना मना है। ये बात बहुत तेज आवाज में कही गई थी और लॉबी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान झांग वानचिंग पर टिक गया। चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। झांग वानचिंग का चेहरा गुस्से को दबाते हुए लाल हो गया। मुझे आपके सीईओ मिस्टर बाई से बात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ने कंधे उचकाए। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिस्टर बाई बिजी हैं। उनके पास ऐसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। काफी बहसबाजी के बाद सिक्योरिटी कैप्टन ने आखिरकार कंपनी में इन्फॉर्म किया और परमिशन मिलने के बाद ही झांग वानचिंग को ऊपर जाने दिया गया। मेरे ऑफिस में मैं पैर पर पैर रखकर गेम खेल रहा था, तभी झांग वानचिंग अंदर घुसी और उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। बाई चिंगचेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने सप्लायर से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दिया।
क्या तुम बस यही कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा, अपना फोन नीचे रखा और इशारा किया। वांचिंग, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। झांग वांचिंग सावधानी से पास आई। वह बोलने ही वाली थी कि मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह जमीन पर जा गिरी। झांग वांचिंग ने अपना चेहरा ढका, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने ठंडे टोन में नीचे उसकी तरफ देखा। मेरी हिम्मत तुम्हारे बाप को मारने की हुई तो तुम क्या चीज हो? मैं ही अंधा था जो तुम जैसी बिना दिमाग की कचरा लड़की के प्यार में पड़ गया। यह मत कहो कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने यह किया भी है तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? मैं तुम्हारे आशिक के साथ चल रहे तुम्हारे अफेयर की जांच न करके पहले ही बहुत मेहरबानी कर रहा हूं। अब अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। मैंने फोन उठाया और उसमें कहा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अगर झांग वांचिंग फिर कभी आए तो उसे बाहर खदेड़ दो। इसे अभी बाहर फेंको। झांग वांचिंग को सिक्योरिटी गार्ड्स घसीटकर ऑफिस से बाहर ले गए। पहली बार उसे पछतावा महसूस हुआ। अगर वह अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड होती तो उसकी कभी इतनी बुरी हालत नहीं होती। जैसे ही उसने बाई ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर कदम रखा, झांग वांचिंग का फोन बज उठा। फोन पर सुवई की कांपती और रोती हुई आवाज आई, प्रेसिडेंट झांग, बहुत बुरा हो गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। झांग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों तरफ 10 से ज्यादा डायरेक्टर्स बैठे थे। झांग वांचिंग टेबल के मेन हेड पर बैठी थी। एक मिडिल एज डायरेक्टर ने सबसे पहले बात शुरू की। प्रेसिडेंट झांग, आपने झांग ग्रुप की करंट सिचुएशन देख ही ली है। मुझे नहीं लगता कि आप प्रेसिडेंट के रूप में बने रहने के लायक हैं। एक दूसरे डायरेक्टर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा। प्रेसिडेंट झांग, चेयरमैन अभी भी हॉस्पिटल में है। उनकी जान खतरे में है। उनकी बेटी होने के नाते आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए थी। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट झांग अपने आशिक के साथ अफेयर में बिजी हैं और चेयरमैन बेहोश पड़े हैं। उनकी बेटी होकर भी आप उनसे मिलने कुछ बार भी नहीं गई। डायरेक्टर्स की इन बातों से झांग वांचिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में जवाब दिया, जब मैं पहले ग्रुप को पैसे कमा कर दे रही थी तब आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? अब जब ग्रुप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पेश कर रहा है तो आप सब मुझे हटाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। एक डायरेक्टर ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, ग्रुप के पिछले प्रॉफिट्स का आपकी मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं था। बाई ग्रुप के सपोर्ट के साथ प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठकर तो एक सुअर भी पैसे कमा सकता था। उसने झांग वांचिंग की तरफ देखा और ताना मारते हुए कहा, प्रेसिडेंट झांग, क्या आपको सच में लगता है कि आपने अपनी काबिलियत से पैसे कमाए हैं? अगर आप सच में ऐसा सोचती हैं तो हमें आपको जरूर हटा देना चाहिए। मैं अपना इन्वेस्टमेंट किसी बेवकूफ के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। ये शब्द बहुत कड़वे थे और सीधे निशाने पर लगे, जिससे झांग वांचिंग गुस्से में निशब्द रह गई। डायरेक्टर ने बिना रुके अपनी बात जारी रखी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? मैं बस सच बोल रहा हूं। यहां बैठा कौन सा बोर्ड मेंबर ऐसा नहीं सोचता? प्रेसिडेंट झांग, मेरी सलाह है कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें। ग्रुप को अभी भी बचाया जा सकता है। अगर आप अड़ी रहीं तो मुझे अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींचना पड़ेगा। एक फीमेल बोर्ड मेंबर ने गंभीरता से उसकी बात दोहराई। मैं भी। एक और बोर्ड मेंबर ने जोड़ा, मैं भी। एक और बोर्ड मेंबर ने कहा, और मैं भी। अगर मैं अभी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लूं तो मैं कम से कम थोड़े पैसे तो बचा सकता हूं। अगर मैं इसे घसीटता रहा तो शायद सब कुछ गंवा बैठूंगा। झांग वांचिंग ने अपने दांत भींचे और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आप लोग सच में हद पार कर रहे हैं। एक शेयर होल्डर का चेहरा मजाक से भरा हुआ था और उसने उसकी तरफ देखा। प्रेसिडेंट झांग, मैंने सुना है कि मीटिंग से पहले आप बाई ग्रुप गई थी। आपको बाई ग्रुप से निराशा ही हाथ लगी होगी। अपनी बात खत्म करने के बाद वह दूसरे शेयर होल्डर्स की तरफ मुड़ी और जोर जोर से हंसने लगी। मेरी झांग फैमिली के पास झांग ग्रुप के 57% शेयर हैं। आप लोगों के पास मुझे हटाने का कोई हक नहीं है। झांग वांचिंग का यह सख्त एटीट्यूड देखकर शेयर होल्डर्स के चेहरे तुरंत ठंडे पड़ गए। झांग फैमिली के बाद तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर चेन शेंगदाओ ने कहा, तो प्रेसिडेंट झांग का इरादा प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बने रहने का ही है? हाँ, बिल्कुल सही। झांग ग्रुप झांग फैमिली का है, आपका नहीं। आप लोग बिना कुछ किए सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर ने गुस्से से घूरते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब ऐसी बात है तो मुझे अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह उठा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे बाकी सारे शेयर होल्डर्स भी बाहर चले गए। सबके जाने के बाद झांग वांचिंग ने गुस्से में टेबल से सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिरा दिए। ये नीच लोग, जब हम पैसे कमा रहे थे तब तो चुप बैठे थे और अब सब मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुला और सुयेचेन चुपचाप दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसका हाथ, जिसे कुछ दिन पहले छेदा गया था, उस पर अभी भी मोटी पट्टी बंधी हुई थी। जब झांग वांचिंग ने सुयेचेन को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। येचेन, तुम यहाँ? सुयेचेन मुस्कुराया और जमीन पर फैले फैले सामान को देखा। उसने झांग वांचिंग की पतली कमर में अपना हाथ डाला और पूछा, क्या हुआ?
झांग वांचिंग ने मना नहीं किया, बल्कि वह उससे सटकर खड़ी हो गई और दुखी आवाज में बोली, ये चेन, वे सब मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम मेरी मदद कब करोगे? सु येचेन हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और अपना पट्टी बंधा हाथ उठाकर इशारा किया कि वह मदद करने में असमर्थ है। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरा हाथ। झांग वांचिंग ने चिंता के साथ उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मैं समझती हूं ये चेन, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तुम पहले ठीक हो जाओ, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। सु येचेन ने आह भरी, वांचिंग, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स समझता हूं। मैंने सुना है कि बाई फैमिली बहुत पावरफुल है। झांग वांचिंग ने अपनी आंखों में प्यार भरकर उसे देखा और सिर हिलाया। सु येचेन की आंखें चारों तरफ घूमी और उसने फिर पूछा, विदेशों में बाई फैमिली की पावर कैसी है? झांग वांचिंग ने एक पल के लिए सोचा। बाई फैमिली विदेशों में भी पावरफुल है, लेकिन उतनी नहीं जितनी वे अपने देश में है। सु येचेन ने सोचते हुए सिर हिलाया। समझ गया। 1 महीने बाद एक लग्जरी प्राइवेट रूम में झांग वांचिंग, जिसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था, दोनों हाथों में रेड वाइन का ग्लास पकड़े हुए अपने बगल में बैठे ब्लैक मैन से बहुत इज्जत के साथ बात कर रही थी। मिस्टर माइक, मैं आपको एक टोस्ट प्रपोज करना चाहती हूँ। माइक ने घमंड भरे एक्सप्रेशन के साथ अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाई, एक हाथ से कैजुअली अपना वाइन ग्लास उठाया और टूटी फूटी चाइनीज में कहा, मिस जांग, आप बहुत अच्छी हैं। सु और मैं अच्छे दोस्त हैं और आप उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं इस काम में आपकी मदद जरूर करूंगा। झांग वांचिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने रेड वाइन का एक घूंट लिया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मिस्टर माइक। माइक भी मुस्कुराया और उसने भी एक छोटा सा घूंट लिया। इसी पल सु येचेन बोल पड़ा, वांचिंग, माइक और मैं बहुत अच्छे भाई हैं। उसकी फैमिली यूएस में एक बहुत बड़ी फैमिली है। जब वह तुम्हारी मदद कर रहा है तो बाई फैमिली उसके आगे कुछ भी नहीं है। झांग वांचिंग बार बार सिर हिलाती रही। उसका चेहरा एहसानमंदी से भरा था। थैंक यू येचेन। सु येचेन ने उसके वेस्ट पर हाथ रखा, बेफिक्री से बात करते हुए झांग वांचिंग को गले लगाया और माइक के साथ मुस्कुराते हुए बातें करने लगा, जिससे वे दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। वांचिंग, तुम बहुत फॉर्मल हो रही हो। आखिरकार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ड्रिंक्स और खाने के कई दौर चलने के बाद जब डिनर खत्म होने वाला था, माइक ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि चाइनीज म्यूजिक कल्चर बहुत पॉपुलर है। मैं आज फ्री हूँ, मैं जाकर थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। मिस झांग, आपका क्या ख्याल है? झांग वांचिंग के गाल लाल थे। साफ दिख रहा था कि उसे थोड़ी चढ़ गई है, लेकिन माइक की बात सुनते ही उसने न चाहते हुए भी सु येचेन की तरफ देखा। सु येचेन ने उसे भरोसा दिलाते हुए देखा और धीरे से कहा, वांचिंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माइक एक बड़ा क्लाइंट है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। झांग वांचिंग शर्मा गई और उसने सीधे बच्चों की तरह सिर हिलाया। माइक, तो फिर चलिए क्लब के केटीवी में चलते हैं। बिल्कुल, अभी चलते हैं। सु येचेन ने अपने मन में झांग वांचिंग को देखा। जैसी आपकी मर्जी। झांग वांचिंग खड़ी हो गई। मैं पहले रेस्टरूम होकर आती हूँ। येचेन, तुम और माइक नीचे लॉबी में जाकर मेरा इंतजार करो। ओके वांचिंग। झांग वांचिंग अपना फोन वहीं छोड़कर रेस्टरूम की तरफ सीधी बढ़ गई। जैसे ही वह प्राइवेट रूम से बाहर निकली, माइक का एक्सप्रेशन तुरंत चिंता में बदल गया। सु, क्या यह सही रहेगा? सु येचेन ने अपनी एक उंगली उठाई। माइक, बस मुझ पर भरोसा रखो। ये औरत हद से ज्यादा बेवकूफ है। हम जल्दी से पैसे कमाएंगे, उसे 50/50 बांटेंगे और विदेश जाकर ऐश करेंगे। भले ही झांग फैमिली की मार्केट वैल्यू कम हो गई हो, लेकिन इस बार हमारी यह ब्यूटी कम से कम इतने पैसे तो दिलवा ही सकती है। माइक ने भौहें सिकोड़ी और जोर देकर पूछा, कितने पैसे? सु येचेन ने धीरे से वह नंबर बोला, $10 मिलियन। माइक तुरंत सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। इतने सारे पैसे? सु येचेन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल सही, और ये तो सिर्फ एक अंदाजा है। $10 मिलियन माइक के लिए अपनी बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ने और बेफिक्र जिंदगी जीने के लिए बहुत है। उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसका दिमाग पूरी तरह से चालाकी से भरा था। तभी टेबल पर रखा झांग वांचिंग का फोन वाइब्रेट हुआ। सु येचेन ने कॉन्टैक्ट नेम देखा और उसका चेहरा तुरंत गुस्से में काला पड़ गया। उसने घिन के मारे गाली दी और तुरंत उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर से वही बुढ़िया, कमीनी। रेस्ट रूम में झांग वांचिंग लेडीज वॉशरूम से बाहर निकली। उसका चेहरा लाल था। मैं सिंक के पास हाथ धो रहा था। मुझे देखते ही झांग वांचिंग तुरंत एक भड़की हुई बिल्ली की तरह बन गई। भाई चिंगचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैंने अभी नल बंद ही किया था कि उसकी बात सुनकर मुड़ा। झांग वांचिंग मेरी तरफ उंगली उठाकर गुस्से से भरी खड़ी थी और मेरे बोलने से पहले ही मुझ पर इल्जाम लगाने लगी। भाई चिंगचेन, तुम बहुत घिनौने इंसान हो, लेकिन उससे क्या? इस बार झांग फैमिली में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वह मैक्स ग्रुप की तरफ से है। क्या तुम्हें पता है? वह आपके देश के टॉप 10 ग्रुप्स में से एक है। अगर तुम उनके परिवार में बिना किसी हैसियत के शादी कर भी लेते, तब भी तुम उनकी एक उंगली के बराबर नहीं आ पाते। मैं उस पर ध्यान देने के मूड में नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने मैक्स ग्रुप सुना, मैं अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम्हारा मतलब मैक्स ग्रुप से है? झांग वांचिंग ने एटीट्यूड में पूछा। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हें पता भी चल गया?
तो क्या झांग फैमिली को मैक्स ग्रुप का ऑर्डर मिल गया है, अब तुम्हारी बाई फैमिली मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मैं हल्का सा हंसा और जाने के लिए मुड़ गया। कांग्रेचुलेशंस। झांग वांचिंग हैरान रह गई। मैं डर क्यों नहीं रहा था? भले ही मुझे झटका लगा हो, लेकिन वह मैक्स ग्रुप है, मुझे कैसे नहीं पता होगा? ये इम्पॉसिबल है। मैं प्राइवेट रूम के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक रुका। अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया, उसके कान में कुछ बातें फुसफुसाईं और फिर बगल वाले प्राइवेट रूम में चला गया। प्राइवेट रूम के अंदर एक अमेरिकन चेहरे वाला यंग मैन बैठा था। उसने एक कस्टमाइज्ड सूट पहना था। उसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं और वह काफी लंबा और तगड़ा था। वह जॉन मैक्स था, मैक्स फैमिली का पहला वारिस। जॉन मुझे वापस आते देखकर बहुत खुश हुआ। उसने टेबल पर रखी डिशेस की तरफ इशारा किया और दिल खोलकर खाने लगा। आओ, ये डिश बहुत डिलीशियस है। हमारे देश के चाइनीज रेस्तरां इसे इतना ऑथेंटिक नहीं बना पाते, मैंने बैठते हुए कहा। जॉन, तुम मैक्स फैमिली के डायरेक्ट वारिस हो। तुम्हारे लिए चाइनीज फूड पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। जॉन ने हाथ हिलाया। चाइनीज फूड मिलना आसान है, लेकिन यह टेस्ट बहुत कम मिलता है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं हमेशा पहले अपने पेट को खुश करता हूँ। हम दोनों थोड़ी देर हंसे, फिर मैंने अचानक पूछा, जॉन, मैंने सुना है कि तुम इस बार लियो ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाले हो। जॉन ने ऊपर देखा, उसका चेहरा शक से भरा था। कौन सा लियो ग्रुप? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। मैं काफी दिमाग वाला था और मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया, या तो जॉन झूठ बोल रहा था, या झांग वांचिंग झूठ बोल रही थी, या फिर झांग वांचिंग को बेवकूफ बनाया गया था। पहली दो बातें होना बहुत मुश्किल था। साफ था कि तीसरी बात ही सच थी। जॉन अचानक सीरियस हो गया, फिर जोर से हंसा। वैसे भाई, इस बार फैमिली चीन में अपना बिजनेस बढ़ा रही है। मेरा प्लान है कि मैं यह काम तुम्हारी बाई फैमिली को सौंप दूं। चीन में एक पुरानी कहावत है, अच्छी चीजें बाहर वालों के पास नहीं जानी चाहिए। मैं दिल खोलकर हंसा। जॉन, तुम बहुत टाइम से चीन में हो, तुमने तो यहाँ की कहावतें भी सीख ली हैं। जॉन ने अपना वाइन ग्लास उठाया और हल्की सी स्माइल दी। मुझे यह देश सच में बहुत पसंद है। अगले 2 घंटों तक हमने कून ऑपरेशन की डिटेल्स पर बात की और आखिरकार एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए। तभी बॉडीगार्ड ने दरवाजा खटखटाया और मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। मैं हैरान रह गया, फिर हंस पड़ा। मैंने बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और उसे भेज दिया। जॉन ने उत्सुकता से पूछा, भाई क्या हुआ, कोई अच्छी खबर है? मैंने कहा, जॉन, मैं तुम्हें कल एक ड्रामा दिखाने ले जाऊंगा। जॉन हैरान हुआ, फिर हंसा। ड्रामा? चाइनीज ओपेरा की 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है, यह तो देखने लायक होगा। मैंने एक सीक्रेट स्माइल दी। सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक बहुत बड़ा शो है जो गारंटी के साथ बहुत शानदार होगा, जॉन ने कहा। ओह, मैं सच में इसका इंतजार करूंगा। केटीवी रूम के अंदर से माइक, सुइचिन और झांग वांचिंग बाहर आए। झांग वांचिंग को 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वह एक फटे हुए कपड़े की तरह बेदम लग रही थी। माइक ने थोड़ा घबराते हुए कहा, सु, क्या यह सच में ठीक रहेगा? सुइचिन ने इरिटेट होते हुए पूछा और उस बेदम पड़ी लड़की की तरफ देखा। माइक, तुम कितने डरपोक हो, आज एंजॉय करो, मैं कल उसे समझा दूंगा। माइक ने फिर पूछा, अगर उसे पता चल गया तो? सुइचिन हल्का सा हंसा। वह बात की प्रॉब्लम है, एक बार कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और पैसे अकाउंट में आ जाएं तो हम यहां से बहुत दूर निकल चुके होंगे। माइक हंसते हुए मान गया। सु, तुम सच में बहुत बड़े नीच इंसान हो। झांग वांचिंग ने उनकी इस साजिश का एक भी शब्द नहीं सुना और उसे घसीटकर कमरे के अंदर ले जाया गया। अगली सुबह दरवाजे की खटखट से सुइचिन की नींद खुली। उसने आदतन अपनी साइड में देखा तो माइक को झांग वांचिंग के ऊपर लेटा हुआ पाया। वह बुरी तरह डर गया और उसने जल्दी से थप्पड़ मारकर माइक को जगाया। उसने माइक को घूरते हुए देखा। उसकी आवाज धीमी और गुस्से से भरी थी और वह यह सोचते हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि शायद ब्रेकफास्ट डिलीवरी आई है। क्या तुम पागल हो? क्या मैंने तुमसे आज सुबह जल्दी निकलने के लिए नहीं कहा था? तुम जा क्यों नहीं रहे? अगर यह बेवकूफ जाग गई तो क्या होगा? जल्दी करो और कपड़े पहनो, मैं जाकर ब्रेकफास्ट ले आता हूँ। उसने दरवाजा खोला तो सामने रिपोर्टर्स का एक बड़ा ग्रुप उसे घेरे खड़ा था और सब अपने कैमरे उसकी तरफ ताने हुए थे। सुइचेन को देखते ही रिपोर्टर्स तुरंत अलर्ट हो गए। ये वही है, वही आदमी जो यंग मास्टर बाई की वेडिंग में प्रेसिडेंट झांग के साथ बहुत प्यार जता रहा था। एक रिपोर्टर ने चिल्लाते हुए सुइचेन को साइड में धकेला और कमरे के अंदर भाग गया। लगता है प्रेसिडेंट झांग सच में अंदर ही है। सुइचेन को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्टर्स की पूरी भीड़ अंदर घुसी और अंधाधुंध फोटोज खींचने लगी। कपड़े न पहने होने के कारण माइक ने रिपोर्टर्स को देखते ही जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, क्या वह बेड पर झांग ग्रुप की प्रेसिडेंट झांग वांचिंग नहीं है? एक और इंसान बोला, माय गॉड, प्रेसिडेंट झांग तो इस काम में बहुत उस्ताद निकली। कोई ताज्जुब नहीं कि प्रेसिडेंट बाई ने इसके साथ सगाई तोड़ दी। अगर मैं भी होता तो इसे कभी स्वीकार नहीं करता। सुइचेन ने झांग वांचिंग को छिपाने की पागलों की तरह कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। रिपोर्टर्स ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बाहर निकलो, फोटोज खींचना बंद करो, फोटोज खींचना बंद करो। माइक एक कोने में दुबक गया, कांपते हुए।
शोर शराबे से झांग वांचिंग की नींद खुल गई। वह कराहती हुई उठी, अपना सिर सहलाने लगी। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, लेकिन आसपास के सवालों ने उसे तुरंत होश में ला दिया। मिस झांग, प्लीज इन दोनों जेंटलमैन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताइए, एक रिपोर्टर ने पूछा। मिस झांग, इस ब्लैक जेंटलमैन के साथ आपका क्या रिलेशन है? एक और रिपोर्टर ने पूछा। मिस झांग, क्या आपको लगता है कि मिस्टर बाई का सगाई तोड़ने का डिसीजन सही था? झांग वांचिंग एकदम सुन्न पड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मैकेनिकली नीचे अपनी तरफ देखा और फिर एक तेज चीख मारी और घबराकर कंबल अपने ऊपर खींच लिया। मैं तुम सब पर केस करूंगी, मैं पुलिस को फोन करूंगी, वह चिल्लाई और सिर घुमाया। माइक, पुलिस को फोन करो, माइक। लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। सुयिचेन बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था। वह भाग गया था। दरवाजे के बाहर मैं चेहरे पर एक मजाकिया एक्सप्रेशन लिए दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, जबकि मेरे बगल में जॉन बहुत गुस्से से माइक को घूर रहा था, जिसे बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। माइक पूरी तरह से बेबस लग रहा था। उसकी सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। जॉन दहाड़ा, माइक, तुम हमारी फैमिली के नाम पर एक धब्बा हो। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। जब हम वापस यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे तो मैं तुम्हें सबसे सख्त सजा दूंगा। ये सुनते ही माइक की टांगें कांपने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छोटी छोटी आंखें डर से भरी हुई जमीन को टकटकी लगाए देख रही थीं। मैं हंसा। जॉन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हारा बॉडीगार्ड निकलेगा, जॉन ने एहसान मानते हुए कहा। अरे थैंक यू। अगर तुमने इस हरामजादे को मेरे पास न रखा होता तो पता नहीं उसने क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी होती। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता, मैंने बेफिक्री से कहा। तुम इसे संभालो। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने कॉलर आईडी देखी, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक परेशान इंसान की चिल्लाने की आवाज आई। मैंने अपना कान खुजलाया और बेपरवाही से कहा, उसके जीने या मरने से मेरा क्या लेना देना? आपकी लाडली बेटी होटल में अपने आशिक के साथ ऐश कर रही है, आप उसे ढूंढने जाना चाहते हैं? ओह, उसने ब्लॉक कर रखा है, फिर तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ का इंसान लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था और मैं इरिटेट होने लगा। उसकी मौत मेरी वजह से हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो जाकर मुझ पर केस कर दीजिए, यहां मुझ पर मत चिल्लाइए। बूढ़े होने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि आपकी बेटी ने क्या किया है। मैं रुका और फिर थोड़े तंज के साथ कहा, लेकिन वैसे मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। जो इंसान अपने बाप की मौत की भी परवाह नहीं करता, वह भला किसकी परवाह करेगा? इतना कहने के बाद मैंने फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। जॉन ने उत्सुकता से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस कोई फालतू इंसान था। कमरे के अंदर झांग वांचिंग सुयिचेन को घूर रही थी। अभी के इस ड्रामे में उसे पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वह इतना प्यार करती थी, वही उसे किसी और के पास धकेल देगा। सुयिचेन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अब कोई भी सफाई देना बेकार लग रहा था। झांग वांचिंग भले ही ना समझ हो, लेकिन वह इतनी बेवकूफ नहीं थी। फिजिकल टच कभी झूठ नहीं बोलता। उसने लाइफ में कभी ऐसा दिल टूटने वाला दर्द महसूस नहीं किया था। अपने होंठ चबाते हुए उसने अपने आंसू रोके और गुस्से में बोली, सुयिचेन, तुम जानवर हो। सुयिचेन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैर पकड़ लिए। वांचिंग, मुझसे गलती हो गई, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। झांग वांचिंग को आखिरकार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसकी छाती पर लात मारी और चिल्लाई, कमीने, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। सुयिचेन हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांचिंग, मैं बस कुछ देर के लिए लालच में अंधा हो गया था, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। लेकिन झांग वांचिंग अब वो पुरानी इंसान नहीं रही थी। उसने हाथ उठाया और सुयिचेन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और नफरत से बोली, दफा हो जाओ, यहां से बाहर निकलो। ये देखकर कि भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, सुयिचेन ने सीधा नाटक करना बंद कर दिया। एक ठंडी स्माइल के साथ खड़ा हुआ और खूंखार एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम यह बेवकूफ बनने का नाटक किसके सामने कर रही हो? बाई चिंगचेन तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करता था और फिर भी तुम मेरे पास आ गई। मुझे लगा था कि तुम बहुत कैपेबल हो, लेकिन पता चला कि तुम सिर्फ बाई चिंगचेन के दम पर उड़ रही थी। तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है झांग वांचिंग? उसके बिना तुम सिर्फ एक कचरा हो, समझी? कंपनी के पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, कोई तुम्हें होस्टेस के काम पर भी नहीं रखना चाहता। सब तुम्हें गंदा समझते हैं। अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। क्या तुम पहले मुझे हर वक्त हस्बैंड नहीं कहती थी? सुयिचेन की बातें झांग वांचिंग के दिल में चाकू की तरह चुभी और वह पूरी तरह चुप रह गई। ऐसा नहीं था कि उसे पछतावा नहीं हो रहा था। मैंने लगातार ऑर्डर्स लाकर कंपनी को आगे बढ़ाया था और मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। लग्जरी सामान हमेशा उसके साथ रहते थे, जबकि सुयिचेन के पास व्हाइट मूनलाइट के झूठे नाम के अलावा कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ उसके पैसे उड़ाता था और बिजनेस में कोई फायदा नहीं देता था। उसने शुरुआत में सोचा था कि मैक्स ग्रुप के साथ सुयिचेन का कनेक्शन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वह सिर्फ एक फ्रॉड निकला। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ थी। बेबसी में झांग वांचिंग ने अपना फोन उठाया और 110 डायल कर दिया। सुयिचेन घबरा गया
और फोन छीनने के लिए झपटा, लेकिन झांग वांचिंग हट गई। वह जानता था कि उसके किए काम इल्लीगल थे और पुलिस को बुलाने का अंजाम बहुत भयानक होगा। झांग वांचिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और फोन पर बात करने लगी। पुलिस आई और सुयिचेन को ले गई। जब वे मेरे पास से गुजरे तो मैं सुयिचेन के चेहरे पर साफ तौर पर बेबसी और हताशा देख सकती थी। तमाशा खत्म हो चुका था और मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैंने कमरे की तरफ देखा, जाने के लिए मुड़ा, तभी एक कमजोर आवाज ने मुझे पुकारा। मैं वापस मुड़ा और देखा कि झांग वांचिंग ठीक से कपड़े पहने हुए, पीले पड़े चेहरे और बिखरे बालों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उसका एक हाथ दरवाजे के फ्रेम पर था। मैंने अपने हाथ बांधे, दीवार से टेक लगाई और मजाक उड़ाते हुए उससे कहा। झांग वांचिंग का चेहरा बदहाल था और उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैंने साफ साफ स्वीकार कर लिया। झांग वांचिंग कड़वी हंसी हंसी। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, इसलिए तुम्हारा यह बदला लेना बिल्कुल सही है। वह एक पल के लिए खामोश रही, फिर उसने अचानक नजरें उठाईं। बाई चिंग चेन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैं लगभग जोर से हंस पड़ा। मेरी आवाज दुख के मारे कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। झांग वांचिंग, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तुमसे किस बात से प्यार होगा? क्या मुझे इस बात से प्यार है कि तुमने मुझे धोखा दिया, या इससे कि तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो? मैंने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। क्या बेवकूफ औरत है? झांग वांचिंग मेरी पीठ पीछे चिल्लाई और फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाई चिंग चेन, मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। मैं रुका और बिना मुड़े कहा, तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है। तुम्हें बस यह एहसास हुआ है कि तुम हद से ज्यादा बेवकूफ हो और तुम्हारी कंपनी अब खत्म हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अब और वहां नहीं रुकना चाहता था और आगे बढ़ गया। तुम हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मुझे ऐसा ही लगता है। 2 कदम चलने के बाद मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए वापस मुड़ा। वैसे तुम्हारी माँ का थोड़ी देर पहले फोन आया था और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से फोन उठा लिया। झांग वांचिंग सुन्न पड़ गई। वह जानती थी कि मैं ऐसी किसी बात पर मजाक नहीं करूंगा। वह हड़बड़ी में अपना फोन लेने अंदर गई और अपनी माँ का नंबर मिलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने 7-8 बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। झांग वांचिंग को अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह भागकर गैराज में गई और सीधे झांग फैमिली के घर के लिए गाड़ी चला दी। जब वह झांग फैमिली के विला पहुंची तो आंगन सफेद रेशम से ढका हुआ था। साफ दिख रहा था कि वहां फ्यूनरल की तैयारियां चल रही थी। कार से उतरते ही झांग वांचिंग की टांगें कांपने लगीं और वह लगभग गिर ही पड़ी। वह मुश्किल से चलकर गेट तक गई और अपना फेस स्कैन करके अंदर एंटर हुई। आंगन के अंदर झांग फैमिली के रिश्तेदार और दोस्त काले कपड़ों में बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े थे। आंगन के सेंटर में उसके पिता की अंतिम यात्रा का सामान रखा हुआ था। एक मिडिल एज्ड आदमी ने उसे देखा और तुरंत आगे बढ़कर गुस्से में चिल्लाया, झांग वांचिंग, यहां से दफा हो जाओ। ये आदमी झांग वांचिंग के सेकंड अंकल झांग झेन थे। झांग वांचिंग ने कांपती आवाज में कहा, सेकंड अंकल, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। झांग झेन ने तंज कसा। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुम नहीं जाओगी? तुम्हारे पिता की डेथ हो गई। तुम्हारी माँ तुम्हें फोन करती रही ताकि तुम उन्हें आखिरी बार देख सको, और तुमने उन्हें ही ब्लॉक कर दिया। तुम तब कहाँ थी? अब तुम्हें वापस आने की सुध आई है, नीच लड़की। झांग वांचिंग की आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह लगातार सिर हिला रही थी। सेकंड अंकल, मुझे नहीं पता था। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। झांग झेन ने झांग वांचिंग की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाए, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे पिता बहुत बीमार थे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी बार फोन किया और तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तुम एक बार भी उन्हें देखने नहीं आई। तुम बस उस हरामजादे के साथ घूमती रही और अब देखो क्या हो गया। जाओ उसी के पास जाओ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आसपास मौजूद झांग फैमिली के बाकी मेंबर्स भी अपने इल्जामों और तानों के साथ जुड़ गए। वांचिंग, वह लड़की जो बचपन में कितनी सीधी सादी लगती थी, बड़ी होकर इतनी नीच कैसे निकल गई? एक दूसरे इंसान ने कहा। इससे कौन बहस कर सकता है? इंसान का चेहरा देखा जा सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं। उसने एक आवारा लड़के के लिए अपने खुद के पिता को भी छोड़ दिया। दूसरों ने कमेंट किया, यंग मास्टर बाई उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव करते थे, इतने अमीर और हैंडसम थे, फिर भी उसने अपनी अच्छी भली जिंदगी को बर्बाद कर दिया और खुद मुसीबत को बुलावा दिया। झांग वांचिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह फिर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी सेकंड अंकल, प्लीज मुझे मत भगाइए। इसी पल झांग की मां पास आई और झांग झेन से बोली, सेकंड ब्रदर, मैं इससे बात करती हूँ। झांग वांचिंग ने नजर उठाई और देखा कि उसकी मां का चेहरा रो रो कर सूज चुका था। झांग की मां का चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस था और उन्होंने शांत टोन में कहा, तुम्हारे पिता की बीमारी में सुधार हो रहा था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वे फिर से गुस्सा न हो जाएं। इसके बावजूद
झांग फैमिली के शेयर होल्डर्स द्वारा बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट वापस लेने की खबर आखिरकार उनके कानों तक पहुंच ही गई। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने बर्फीली आंखों से झांग वांचिंग की तरफ देखा और कहा, जाओ और अपने पिता के सामने माथा टेको और फिर झांग फैमिली को छोड़कर चली जाओ। झांग वांचिंग ने अचानक नजरें उठाईं। मोम, झांग फैमिली छोड़ने से आपका क्या मतलब है? मैं आपकी बेटी हूं। झांग की मां गुस्से में चिल्लाईं, कल से ही हम मां बेटी नहीं हैं। हमारा मां बेटी का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। आखिरकार झांग वांचिंग को झांग फैमिली के घर से बाहर निकाल दिया गया। जब उसे भगाया जा रहा था तो किसी ने भी उसके सपोर्ट में एक शब्द नहीं कहा। वह झांग फैमिली के विला के गेट के सामने बैठी रही। उसका चेहरा पूरी तरह सुन्न था। यह कभी उसका घर हुआ करता था, लेकिन अब यह उसके लिए एक मना की हुई जगह बन चुका था। उसने किसी को ब्लेम नहीं किया, दूसरों को क्या, वह सिर्फ खुद को इतना बेवकूफ होने के लिए ब्लेम कर सकती थी। उसे उस झूठे और फर्जी व्हाइट मूनलाइट के पीछे भागने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। उसका परिवार चला गया था, उसकी कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। 6 महीने बाद बाई ग्रुप के सेक्रेटरी चेनमो ने मुस्कुराते हुए प्रेसिडेंट बाई को रिपोर्ट दी। उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे। मैक्स ग्रुप पहले राउंड के कून ऑपरेशन से बहुत खुश है और अगले मंडे को दूसरे राउंड के डिस्कशन के लिए किसी को भेजने का प्लान बना रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, सिर हिलाया और पूछा, वे दूसरे राउंड में कितना इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं? शुरुआती बजट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है और फंड्स पूरी तरह से काफी रहेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैक्स ग्रुप को रिप्लाई कर दो कि मैं मंडे को पर्सनली उनसे मिलूंगा। चेनमो ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वह तुरंत गया नहीं। उसके एक्सप्रेशन थोड़े हिचकिचाते हुए थे। ओके प्रेसिडेंट बाई, मैंने नजर उठाकर पूछा, क्या हुआ? कोई बात परेशान कर रही है? चेनमो ने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट बाई, चेन शुन की डेथ हो गई है। मैं हैरान रह गया। एक पल के लिए मुझे याद आया कि वह झांग वांचिंग की मां थी। 6 महीने में मैं लगभग उनका नाम भूल ही चुका था। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के बेपरवाही से पूछा, उनकी डेथ कैसे हुई? चेनमो ने एक्सप्लेन किया, मैंने सुना है कि सुई चेन को मेडिकल पैरोल पर रिहा किए जाने के बाद वह झांग फैमिली के घर गया था। वह असल में झांग वांचिंग को मारना चाहता था, लेकिन जब वह नहीं मिली तो उसने चेन शुयून पर अटैक कर दिया। वह मर्डर बहुत भयानक था। इंसिडेंट के बाद सुई चेन को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया। उसे या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मैं हल्का सा हंसा। तो आखिरकार झांग वांचिंग ने अपने माता पिता दोनों को मार ही डाला। मिस्टर बाई, ये कहना गलत नहीं होगा, मैंने मजाक में कहा। उसने मुझे धोखा दिया, चीट किया और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। यह तो एक तरह से मेरे लिए वरदान साबित हुआ। ऐसा लगता है कि झांग वांचिंग के करीब रहने वाले किसी भी इंसान का एंड कभी अच्छा नहीं होता। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश आसमान चीरती हुई ब्लैकटॉप रोड पर गिर रही थी। एक बहरे कर देने वाले शोर के साथ झांग वांचिंग नंगे पैर सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह भाग रही थी। बर्फीली बारिश उसकी सफेद नाइट गाउन को पूरी तरह भिगो चुकी थी। कपड़ा उसकी स्किन से चिपक गया था, जिससे उसकी पतली बॉडी साफ दिख रही थी। उसके लंबे गीले बाल उसके गालों और गर्दन से चिपके हुए थे। इस वक्त वह पहले जैसी शांत और गंभीर सीओ नहीं रही थी। भागते भागते वह पागलों की तरह चीख रही थी। 6 महीने के अंदर अपने माता पिता दोनों को खोने के इस भारी सदमे ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसे मुश्किल से याद था कि वह कौन थी। थोड़ी ही दूरी पर एक ट्रक की हाई बीम लाइट ने बारिश को चीर दिया। तेज बारिश के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी और ड्राइवर सड़क के बीच में खड़ी उस फिगर को नहीं देख पाया था। उस अंधी कर देने वाली हेडलाइट्स की रोशनी में झांग वांचिंग धीरे से मुड़ी। उस पल डरने के बजाय उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। अगले ही सेकंड उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गईं।